कहानियां सिर्फ एक इंसिडेंट से शुरू नहीं होती, वो शुरू होती है सपनों से। एक फैमिली के सपनों से, एक सक्सेसफुल करियर से और एक ऐसा फ्यूचर से जो देखते ही देखते टूट जाता है। जून 2026 महाराष्ट्र का एक हिस्टोरिक फोर्ट पर हुआ एक इंसिडेंट जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। शुरुआत में इसे एक ट्रैकिंग इंसिडेंट माना गया, लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती गई वैसे वैसे कई नए सवाल सामने आने लगे। क्या हुआ था उस दिन? क्या सब कुछ वैसे ही हुआ जैसे पहले बताया गया था, या इन्वेस्टिगेशन को किसी डायरेक्शन में ले जाने वाली कुछ चीज़ें या कुछ बातें भी थी? आज हम इस डॉक्यूमेंट्री में इस केस की टाइमलाइन, इन्वेस्टिगेशन और पब्लिकली रिपोर्टेड डेवलपमेंट्स को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सो वेलकम टू द केतन अग्रवाल ट्रायंगल केस। This content is presented in this video is for informational and entertainment purposes only. The details shared are based on media reports news. Articles for Black records and police statements available at the time of making the video. The allegations made in this case are allegations only, and the accused are presumed innocent until by a court of law. The case is sub judice, and the judicial process is ongoing. We do not intend to the same. Harm or disrespect any individual organization, religion, community, or their sentiments. Our intention is not to spread rumors or mislead anyone. Discretion is advised. We respect that judicial system and request everyone to not jump to conclusions until the turn is determined in court. केतन अग्रवाल एक यंग एंटरप्रेन्योर जिन्होंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत काफ़ी कम उम्र में ही कर दी। वो एक वेल नोन बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते थे। फैमिली का नाम रियल एस्टेट इंडस्ट्री में पहले से इस्टेब्लिश माना जाता था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केतन ग्रेजुअली अपने फैमिली बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहे थे। कंपनी में उनका फोकस मार्केटिंग, बिजनेस डेवलपमेंट और फ्यूचर एक्सपेंशन पर था, लेकिन सिर्फ बिजनेस ही उनकी पहचान नहीं थी। जो लोग उन्हें जानते थे उनके मुताबिक केतन काम, रिस्पेक्टफुल और फैमिली ओरिएंटेड नेचर के थे। वो अपने पेरेंट्स के काफ़ी क्लोज माने जाते थे और फ्यूचर को लेकर एम्बिशियस। स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद केतन ने बिजनेस स्टडीज़ चूज़ की। हायर एजुकेशंस के लिए उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस मैनेजमेंट में स्पेशलाइजेशन की। फॉरेन एजुकेशन से वापस इंडिया लौटने के बाद उन्होंने फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका विजन सिर्फ एग्जिस्टिंग बिजनेस को कंटिन्यू करना नहीं था, बल्कि नए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना था। उनके कलीग्स के हिसाब से वो प्लानिंग और लॉन्ग टर्म थिंकिंग के वो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, उनके लिए इम्पोर्टेंस थी वो उसकी। केतन अपने पेरेंट्स का उनके पेरेंट्स के बहुत करीब थे। फैमिली के लिए उनकी शादी सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं थी, बल्कि एक नई जनरेशन की शुरुआत मानी जा रही थी। वेडिंग की प्लानिंग धीरे धीरे शेप ले रही थी। हर गुजरते हफ्ते के साथ एक्साइटमेंट बढ़ रही थी, लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था कि कुछ ही हफ्तों बाद सब कुछ बदल जाएगा। पब्लिक रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर आप देखोगे तो केतन की एंगेजमेंट सिया गोयल के साथ हुई थी। दोनों फैमिलीज़ एक दूसरे को बिजनेस सर्कल्स के थ्रू जानती थी। रिश्ता फिक्स होने के बाद दोनों परिवारों ने शादी की तैयारियां शुरू कर दी। वेडिंग के लिए अलग अलग अरेंजमेंट्स डिस्कस किए जा रहे थे। फ्यूचर प्लान, सेलिब्रेशंस और फैमिली फंक्शंस की तैयारी चल रही थी। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि ये खुशियाँ एक दिन इन्वेस्टिगेशन के हिस्सा बन जाएगी। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी तो आप लोगों को जैसे वो लोग दोनों इतना खुश लगते थे, वो लोग इतने खुश थे दोनों एक साथ, कुछ ज़्यादा ही खुश थे दोनों। तो इंगेजमेंट के बाद दोनों फैमिलीज़ वेडिंग प्लानिंग में बिजी हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक शादी को लेकर काफ़ी एक्साइटमेंट थी एंड फैमिली गैदरिंग्स, शॉपिंग्स, फ्यूचर प्लानिंग्स के सिलसिले चल रहे थे। केतन भी अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के साथ नए फेज को लेकर ऑप्टिमिस्टिक बताए जाते थे, लेकिन इस दौरान कुछ और डेवलपमेंट्स भी हुई जिन्होंने
बाद में इन्वेस्टिगेशंस ने टाइमलाइन के कॉन्टेक्स्ट को एग्जामिन किया। एक तरफ शादी की तैयारियां चल रही थी, दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशंस के मुताबिक कुछ ऐसे इवेंट्स भी अनफोल्ड हो रहे थे जो बाद में इस पूरे केस का इम्पोर्टेंट हिस्सा बने। आखिर क्या हुआ था जून 2026 के उन दिनों में? हम इंसिडेंट से पहले की टाइमलाइन और लोहागढ़ फोर्ट तक के सफ़र को डिटेल में समझेंगे। 18 जून 2026 ये वही दिन था जिसने एक फैमिली की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स के लिए असली सवाल सिर्फ ये नहीं था कि उस दिन क्या हुआ। उनके लिए सवाल ये था कि उस दिन से पहले क्या क्या हुआ था। पुलिस ने इंसिडेंट से पहले के कुछ हफ्तों की टाइमलाइन को रिकंस्ट्रक्ट करना शुरू किया। इन्वेस्टिगेशंस ने ट्रैवल हिस्ट्री, फ़ोन रिकॉर्ड्स, डिजिटल कम्युनिकेशन और अवेलेबल सीसीटीवी फुटेज का एनालाइज किया ताकि चेतन के फाइनल डेज को समझा जा सके। लोहागढ़ फोर्ट महाराष्ट्र के सबसे पॉपुलर ट्रैकिंग डेस्टिनेशन में से एक माना जाता था कि मॉनसून के दौरान यहाँ पर हज़ारों लोग ट्रैकिंग के लिए आते। लेकिन इस सीज़न में पाथ जो होता है वो स्लिपरी हो जाता है, विजिबिलिटी कम हो जाती है और एक छोटी सी गलती भी सीरियस एक्सीडेंट का रीज़न बन सकती है। इसी वजह से रेस्क्यू टीम्स और लोकल अथॉरिटीज़ बार बार ट्रेकर्स को कॉशन फॉलो करने की सलाह देते हैं। 18 जून की सुबह पब्लिक रिपोर्ट्स के मुताबिक केतन और सिया लोहागढ़ की तरफ निकले। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल बताया गया। किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था कि ये आउटिंग कुछ घंटों बाद नेशनल हेडलाइंस पर बन जाएगी। ट्रैकिंग राउट पर उस दिन भी काफ़ी लोग मौजूद थे। वेदर क्लाउडी था और कई जगहों पर पाथ गीले थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रैक के दौरान केतन एक एलिवेटेड रॉक एरिया के पास गए। कुछ ही देर बाद वो नीचे जॉर्ज में गिर गए। लोकल अथॉरिटीज़ को तुरंत इन्फॉर्मेशन दी गई। नियर बाय ट्रैकर्स और रेस्क्यू पर्सनल ने रिकवरी ऑप्शन शुरू की। मॉनसून कंडीशंस की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन चैलेंजिंग था। कई घंटों की मेहनत के बाद बॉडी रिकवर किया गया और हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें डिक्रीज्ड लेयर में डेथ डिक्लेयर किया। इंसिडेंट के तुरंत बाद पुलिस ने अवेलेबल एविडेंस कलेक्ट करना शुरू किए। इनिशियल असेसमेंट्स में इस पॉसिबिलिटी को भी देखा गया है कि ये एक एक्सीडेंटल फॉल हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी एरिया था वो, तो ऑब्वियसली ये हो सकता है। बट लेकिन इन्वेस्टिगेशन यही नहीं रुकने वाली थी। जैसे जैसे ऑफिसर्स ने स्टेटमेंट्स और अवेलेबल एविडेंस को कंपेयर किया, कुछ नए क्वेश्चंस सामने आने लगे। पुलिस ने इंसिडेंट के पहले और बाद की टाइमलाइन को रिकंस्ट्रक्ट करना शुरू किया। इस प्रोसेस में इन्वेस्टिगेटर्स रिपोर्टेडली देख रहे थे केतन की मूवमेंट, ट्रैक टाइमिंग, अवेलेबल डिजिटल रिकॉर्ड्स, सीसीटीवी कैमरास एंड कम्युनिकेशन हिस्ट्री। और बस उन लोगों का ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक था कि हर मिनट को वो लोग समझ सके। इन्वेस्टिगेशन के दौरान डिजिटल एविडेंस भी एग्जामिन किए गए, वो ऑब्वियसली होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स, लोकेशन हिस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को एनालाइज किया। अथॉरिटीज़ ने इस इंफॉर्मेशन को फिजिकली एविडेंस और विटनेस स्टेटमेंट्स के साथ कंपेयर करना शुरू किया। इन्वेस्टिगेशन का फोकस ये समझना था कि इंसिडेंट से पहले और बाद की एक्टिविटीज़ एक दूसरे से कैसे कनेक्ट होती है। ये उन लोगों का मेन मुद्दा था। केतन के परिवार के लिए ये सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन नहीं थी, ये उनके बेटे को खोने का दर्द था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फैमिली ने अथॉरिटीज से डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की। उन्होंने रिक्वेस्ट की हर एविडेंस को ट्रूली वेरीफाई किया गया। उन लोगों ने ऐसा बोला कि उनकी जो भी रिक्वेस्ट है, हर एविडेंस को ट्रूली वेरीफाई किया जाए और किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले पूरी टाइमलाइन को समझा जाए। एक तरफ इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, दूसरी तरफ पुलिस को मिल रहे थे नए नए डिजिटल क्लूज। क्या ये क्लूज किसी क्लियर कंक्लूजन तक पहुंच पाएंगे, या
केस और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। हम देखेंगे इन्वेस्टिगेशन के अगले फेज को, जहां पुलिस ने डिजिटल एविडेंस, सीसीटीवी और स्टेटमेंट्स को जोड़कर टाइमलाइन को एक गहराई से एग्जामिन किया। और अब बढ़ते हैं हम थोड़ा आगे। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशंस आगे बढ़ी, अथॉरिटीज़ ने सिर्फ इंसिडेंट साइट ही नहीं बल्कि उसे पहले की पूरी टाइमलाइन को भी दोबारा एनालाइज करना शुरू किया। इन्वेस्टिगेशंस का मानना था कि किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले हर अवेलेबल एविडेंस को क्रॉस चेक करना ज़रूरी है। पुलिस ने विटनेस स्टेटमेंट्स, डिजिटल रिकॉर्ड्स और सीसीटीवी फुटेजेस को कंपेयर करना शुरू किया। हर एक पॉसिबली चीज़, हर सोर्स से मिलने वाली इंफॉर्मेशन को एक टाइमलाइन में फिट किया ताकि इंसिडेंट से पहले और बाद की जो एक्टिविटीज़ हैं उन्हें समझा जा सके। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्वेस्टिगेटर्स ने कुछ सीसीटीवी फुटेजेस को भी एग्जामिन किए जो इन्वेस्टिगेशन के लिए रेलेवेंट माने गए। अथॉरिटीज़ ने इन रिकॉर्डिंग्स को इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करने की प्रोसेस शुरू की। साथ ही मोबाइल रिकॉर्ड्स, लोकेशन हिस्ट्री और कम्युनिकेशन लॉग्स का एनालाइज भी किया। इन्वेस्टिगेटर्स का ऑब्जेक्टिव था कि डिजिटल एविडेंस और विटनेस स्टेटमेंट्स एक दूसरे से मैच करते हैं या नहीं, उन्हें ये देखना था। लेकिन अथॉरिटीज़ ने ये भी क्लियर किया कि किसी एक एविडेंस से फाइनल कंक्लूजन नहीं लिया जा सकता। इन्वेस्टिगेशन टीम ने केतन के फाइनल डेज की टाइमलाइन रिकंस्ट्रक्ट करने की वापस कोशिश की। इस रिकंस्ट्रक्शन में ट्रैवल रिकॉर्ड्स, अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस और स्टेटमेंट्स को कंपेयर किया गया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस तरह के केस में हर मिनट की क्रोनोलॉजी इम्पॉर्टेंट होती है। इसी वजह से पुलिस हर डिटेल को वेरीफाई कर रही है। जैसे जैसे केस पब्लिक डिस्कशंस का हिस्सा बना, अलग अलग स्टेटमेंट्स भी सामने आई। केतन के परिवार ने इम्पार्शियली इन्वेस्टिगेशंस और जस्टिस की डिमांड की। एंड दूसरी तरफ सिया के परिवार ने मीडिया के सामने अपना वर्जन रखा और कहा कि पूरी सर्कमस्टेंसेस को भी समझा जाना चाहिए। ये इन्वेस्टिगेशन और पब्लिक डिस्कशन का हिस्सा बने, लेकिन इनमें से कोई भी फाइनल जुडिशियल फाइंडिंग नहीं मांग गया। लीगल एक्सपर्ट्स के मुताबिक किसी भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में एलिगेशंस और एविडेंस में फ़र्क होता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन का काम एविडेंस कलेक्ट करना होता है, कोर्ट का काम उस एविडेंस को इवैल्यूएट करना होता है और कानून के हिसाब से फाइनल डिसीजन देना होता है। इसलिए इन्वेस्टिगेशन के दौरान सामने आने वाली हर बात ऑटोमेटिकली प्रूफ नहीं बनती है। जब इन्वेस्टिगेशन अपने अगले फेज में पहुंचती है तो पूरा देश इस केस को क्लोजली फॉलो कर रहा था। लेकिन एक सवाल अब भी वही था, सच क्या है? इसका जवाब सिर्फ जुडिशियल प्रोसेस ही दे सकता है। क्या इसका सवाल सिया नहीं दे सकती है या चेतन नहीं दे सकता? जब भी किसी हाई प्रोफाइल केस की इन्वेस्टिगेशन पब्लिक डिस्कशन का हिस्सा बन जाती है, तब एक चीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी होती है, इन्वेस्टिगेशंस और कन्विक्शन दोनों अलग चीज़ें हैं। पुलिस का काम एविडेंस कलेक्ट करना होता है, प्रोसेक्शंस का काम कोर्ट के सामने अपना केस प्रेजेंट करना होता है और फाइनल डिसीजन सिर्फ और सिर्फ कोर्ट का होता है। इसी प्रिंसिपल पर हर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का फाउंडेशन टिकता है। जैसे ही इस केस की खबर पब्लिक डोमेन में आई, सोशल मीडिया पर हज़ारों डिस्कशंस शुरू हो गए। यूट्यूब वीडियोस, इंस्टाग्राम रील्स, न्यूज़ डेबेट्स एंड काउंटलेस थ्योरीज। लेकिन लीगल एक्सपर्ट्स बार बार एक ही बात कहते हैं, पब्लिक ओपिनियन एविडेंस नहीं होता है। इन्वेस्टिगेशन फैक्ट से चलती है, कमेंट्स से नहीं। ये केस सिर्फ एक इंसिडेंट की वजह से नेशनल हेडलाइंस नहीं बना। इसमें कई फैक्टर्स थे, एक यंग बिजनेसमैन, एक अपकमिंग वेडिंग, एक पॉपुलर ट्रैकिंग लोकेशन और एक
इन्वेस्टिगेशन जिसने पब्लिक क्यूरियोसिटी को और बढ़ा दिया। हर नए अपडेट के साथ नए सवाल उठते गए और इसी वजह से ये केस देश भर में डिस्कशन का टॉपिक बन चुका है। अब इस डॉक्यूमेंट्री के बनने तक लीगल प्रोसीडिंग अपनी प्रोसेस में है। अथॉरिटीज़ एविडेंस एग्जामिन कर रही है। कोर्ट के सामने जो भी एडमिसिबल एविडेंस होगा उसी के बेसिस पर आगे की लीगल प्रोसेस चलेगी। अभी तक किसी फाइनल जुडिशियल वर्डिक्ट के बिना किसी भी एलिगेशंस को फाइनल ट्रुथ नहीं माना जा सकता है। अब मैं आपसे बात करूंगी कि इस केस में वो लोग मिले कैसे। द फर्स्ट थिंग इज केतन अग्रवाल। केतन अग्रवाल की जो फैमिली होती है वो लोग एक नोन वेल एक बिजनेसमैन थे एंड सिया की फैमिली एक ड्राई फ्रूट्स की कंपनी के कुछ तो थे वो लोग। तो वो लोग की बातचीत होती रहती थी एंड बातचीत होती तो फिर बातचीत चलने लगी एंड लोग ये केतन की फैमिली रेडी भी नहीं थे शादी के लिए क्योंकि केतन 26 ईयर ओल्ड 26 बोल रही हूँ सॉरी 6 ईयर ओल्ड बड़ा था सिया से। तो इसलिए वो रेडी भी नहीं थे। बट फिर सिया की फैमिली ने कन्फर्म वगैरह किया, कन्वेंस किया, क्या हो रहा है मुझे, कन्वेंस किया एंड देन इसी तरह से वो लोग की बातचीत बढ़ी। बट इस दौरान 2025 में ऑलरेडी चेतन चौधरी के साथ सिया गोयल का अफेयर चल रहा था। वो लोग चेतन चौधरी एंड सिया वो लोग दोनों की फैमिली भी एक ही चीज़ में एक ही चीज़ में काम करते हैं। सिया की फैमिली भी किस चीज़ में काम करती है, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स में एंड चेतन की भी ड्राई फ्रूट्स में। तो दोनों भी वो लोगों का अच्छा सा बॉन्डिंग बनने लगा एंड देन बॉन्डिंग बना तो देन वो लोग एक दूसरे को पसंद करने लगे एंड देन जब वो पसंद करने लगे तो फिर उन लोग की बात आगे बढ़ी। दे बिकेम इन अ रिलेशनशिप एंड ऐसा एंड इसी वजह से उन दोनों की केतन की एंड सिया की जो फैमिली है उन दोनों ने रिश्ता पक्का कर दिया एंड देन वो नहीं बताना चाहती थी फैमिली को कि वो चेतन को पसंद करती है बट उसको केतन को मारना था। चेतन यू कैन सीरियसली चेतन केतन दोनों भी मैच नहीं कर रहे तो इसलिए फिर वो लोग का वही था। बट उसके बाद ऐसा हुआ तो उसने बहुत बार ट्राई किया। उसने 2 से 3 बार वो लोहानगढ़ में लेके गई है उसको एंड उसके बाद उसने बहुत बार ट्राई किया। बट एक बार उसने ऐसा ट्राई किया कि उसने उसको धक्का दिया एंड वो बंदा ट्री के सहारे से बच गया एंड देन ही गॉट सेव्ड ओके। एंड देन वो जब सेव हुआ तो उसने वो डाउट करने लगा कि व्हाई द हेल डिड दिस गर्ल पुश मी। तो इसने ये बहाना दिया सिया ने कि तुम्हारे पैर के पास स्नेक था एंड इट वॉज कमिंग टू बाइट यू, दैट्स वाई आई पुश्ड यू, फॉर गॉड्स सेक यू आर सेव्ड। भाई केतन को तभी ही समझ आना चाहिए था कि ये बंदी कुछ फिशी चल रहा है इसके मन में। एंड सिया पूरा टाइम बोलूँ तो फ़ोन में लगी रहती थी, पूरा टाइम फ़ोन में लगी रहती थी, ना केतन से बात करती थी ना केतन की फैमिली से बात करती थी। इसी वजह से उसका डाउट बढ़ता गया बट ही वॉज सो मच यूज टू ट्रस्ट दैट ब्रो, हाउ मच ही यूज टू ट्रस्ट दैट गर्ल दैट ही नेवर डाउटेड दैट मच, उस वाला डाउट नहीं किया उसने एंड दिस वॉज हिज बिगेस्ट मिस्टेक। सो चेतन चौधरी, केतन अग्रवाल, सिया गोयल, इन तीनों की स्टोरी आपको पता चल चुकी है एंड शायद मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगी आई थिंक सो, देखते हैं। एंड कभी कभी एक इंसिडेंट सिर्फ एक फैमिली की ज़िंदगी नहीं बदलता, वो पूरे सोसाइटी को सोचने पर मजबूर कर देता है। ये केस भी उन्हीं कहानियों में से एक है। एक तरफ एक परिवार का दर्द, दूसरी तरफ एक लीगल प्रोसेस और बीच में सच की तलाश। आखिर उस दिन क्या हुआ था इसका फाइनल जवाब ना सोशल मीडिया दे सकता है, ना यूट्यूब, ना कोई डॉक्यूमेंट्री, ना मेरी खुद की डॉक्यूमेंट्री दे सकती है ब्रो।
उसका जवाब सिर्फ इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट की फाइनल फाइंडिंग ही दे सकती है। Final disclaimer: this documentary is created for informational and educational purposes. The information presented is based on publicly reported materials available at the time of production. The case is subject to legal proceeding. Facts may be clarified, updated, or challenged during the judicial process. Nothing in this documentary should be interpreted as declaration of guilt or innocence. All individuals mentioned are presumed innocent unless proven guilty in a court of law. Viewers are encouraged to rely on official court records and verified updates for the final outcome of the case. Thank you everyone for watching this video. If you want द पार्ट 2 आप लोग मुझे बता सकते हो, मैं पार्ट 2 भी ज़रूर निकालूंगी. एंड सॉरी गाइज, आई विल पोस्ट एवरी संडे द वीडियो. मैं नहीं पोस्ट कर रही हूँ. आई नो मुझे कोई केसेस मिल ही नहीं रहा है, मैं क्या करूँ यार. बट आई ट्राई माई बेस्ट. नेक्स्ट संडे भी पक्का. बाय.